लीजोना के सर से लिपटे हुए दुपट्टे ने मुझे हैरान कर दिया था। सरदार की तरफ से पाकिस्तान आने की दावत मिलते ही उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। उन दोनों का मिलाप देखकर जाने क्यों मेरा दिल गम से भर गया। सरदार खान को तो चिनारे बेगम का मुतबादिल मिल गया था, क्या मुझे भी पलवशा जैसा कोई मिल सकता था? ये सोच आते ही मेरे दिमाग में नीली आंखों वाली गुलगारे का खूबसूरत चेहरा आया, लेकिन सर झटकते हुए मैंने उस वाहियात सोच को दिमाग से निकाल दिया कि पलवशा की जगह कोई लड़की नहीं ले सकती थी। लीजोना के सर पर हाथ रख कर मैंने उसे खुशामदीद कहा। एयरपोर्ट से हम टैक्सी करवा कर मर्दान रवाना हो गए। वो रात मैं और सरदार बैठक में रहे थे, जबकि लीजोना उसकी बड़ी बहन के साथ घर में थी। अगले दिन दोनों का निकाह पढ़ा दिया गया। दोपहर को मुझे दुल्हन से मिलने का मौका मिला। सरदार की बहन ने उसे रिवायती दुल्हन की तरह सजाया था। लीजोना का मासूम चेहरा खुशी से खिल रहा था। मैंने उसके सर पर हाथ रखकर एक कीमती हार का तोहफा उसे दिया। वो पूछने लगी, एक बात कहूँ जीशान भाई? मैं बोला, कहो। वो बोली, आप परेशान हैं या मुझे ऐसा लग रहा है? मैं दुखी लहजे में बोला, मैं वाकई परेशान हूँ मेरी बहन। थोड़े दिन पहले ही मेरी बीवी का हादसे में इंतकाल हो गया है। पलवशा को मरे हुए 7-8 माह हो गए थे, लेकिन ये कल ही की बात लगती थी। वो भी दुखी हो गई, बहुत अफसोस हुआ भाई। मैं हल्के फुल्के अंदाज में बोला, छोड़ो इस दिल दुखाने वाले मौजू को। अगर सरदार कोई गड़बड़ करने की कोशिश करे तो परेशान न होना। तुम्हारा भाई जहाँ मौजूद है फौरन ही मुझे कॉल करना। वो बोली, जानती हूँ भाई, और मुझे अपने भाई पर फख्र है। अलबत्ता सरदार पर मुझे भरोसा है तो सब कुछ छोड़कर यहाँ आई हूँ, वरना इतना बड़ा कदम कोई यूं ही तो नहीं उठा लेता। वो सच कह रही थी। सरदार एक मुखलिस और अच्छा इंसान था। उसके साथ वो लीजोना को दिल से चाहता था। यकीनन उनकी शादीशुदा जिंदगी निहायत कामयाब होती। लीजोना का इस्लामी नाम मरियम रखा गया। मैंने उसके इस्लामी नाम को सराहा। वैसे मरियम बहुत प्यारा नाम है और तुम्हारे साथ बहुत जचता है। वो खुश होते हुए बोली, ये नाम मुझे कलमा पढ़ाने वाले मौलवी साहब ने रखा है। मैंने कहा, अच्छा चलता हूँ, अल्लाह पाक आपके रिश्ते को खुशियों भरी तवालत दे, बाकी गपशप बाद में होती रहेगी। उसने इस बात में सर हिला दिया। मैं सरदार से इजाजत लेकर वहां से निकल आया था। गो सरदार ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मेरी मौजूदगी में वो अपनी नई नवेली दुल्हन को पूरा वक्त न दे पाता। वहां मजीद ठहर कर मैं रंग में भंग नहीं डालना चाहता था। वहां से मैंने सवाबी का रुख किया था। रात का खाना मैं उस्ताद उमर दराज के साथ खा रहा था। बाकी की रात मैं उन्हें पलवशा की कहानी सुनाता रहा। उनके सामने रोते हुए मुझे कोई झिझक महसूस नहीं हुई थी। वो बोले, बेटा तुम पहले आदमी तो नहीं हो जिससे महबूब छिन गया हो। दुनिया भरी पड़ी है ऐसों से। अलबत्ता अक्लमंदी का तकाजा यही है कि माजी में झांकने की बजाय मुस्तकबिल पर नजर रखो, और बेहतर यही होगा कि शादी कर लो। अगर कोई औरत तुम्हें पलवशा के दुख से निजात न भी दे पाई तो उससे होने वाले बच्चे यकीनन ये काम कर लेंगे, और उसकी जिंदा मिसाल खुद मैं हूँ। एक मूजी मरज ने मुझसे भी जीने का सहारा छीन लिया था, मगर फिर अम्मी जान की कोशिश से वशमा मेरी जिंदगी में आई, मुझे 2 खूबसूरत बच्चियों का तोहफा दिया, और सुमेरा के बिछड़ने का दर्दनाक गम न होने के बराबर रह गया। मैं साफ गोई से बोला, फिलहाल तो हिम्मत नहीं है उस्ताद जी, अलबत्ता कुछ अरसे बाद कोशिश करूंगा कि आपके हुक्म पर अमल कर पाऊं। वो हंसकर खामोश हो गए। रात काफी बीत चुकी थी। उन्होंने मुझे सोने का मशवरा दिया और चुप साध ली। पलवशा का मुतबादिल कोई लड़की भी नहीं हो सकती थी। अलबत्ता गुलगारे एक ऐसी लड़की थी जिससे शादी करने का सोचा जा सकता था, मगर वो बहुत पहले अपनी शादी का बता चुकी थी। जेनिफर भी एक बेहतरीन इंतखाब था, लेकिन वो भी किसी और की बन चुकी थी, और जिससे उसने शादी की थी वो उससे बहुत मोहब्बत करता था। यूं किसी से उसकी मोहब्बत छीनना यकीनन खुदगर्जी और बेहिसी की इंतहा होती। इन दोनों के अलावा भी एक लड़की मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी, कश्मीरी चरवाहन रोमाना, जो मेरी जिंदगी में आने वाली तमाम लड़कियों से ज्यादा खूबसूरत थी। गो पलवशा मुझे बहुत अजीज थी और बहुत ज्यादा प्यारी भी, लेकिन ये हकीकत झुटलाने के काबिल नहीं कि रोमाना पलवशा से भी ज्यादा पुरकशिश और खूबसूरत थी, और वो मेरी जिंदगी में पलवशा से पहले आई थी। ये और बात कि जब वो मुझे मिली तो उससे चंद माह पहले ही वो किसी और की बन चुकी थी। ये उल्टी सीधी सोचें नींद आने तक मेरे दिमाग में चकराती रही। अगले 2 दिन मैंने उस्ताद उमर दराज के पास ही गुजारे थे। वहां से मैं घर आ गया और बकिया छुट्टी अदील के साथ गुजारी। उसे भी अपनी बाजी की मौत का इल्म हो गया था। उसके नैन नक्श पलवशा से बहुत ज्यादा मिलते थे, इसलिए वो मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब था। मैं उसकी तालीम तरबियत में किसी किस्म की कमी नहीं देखना चाहता था। अब्बू जान को भी वो बहुत ज्यादा अजीज था। एक दिन पुप्पो जान रात के वक्त मेरे कमरे में आई। वो बहुत संजीदा लग रही थी। चंद मिनट दाएं बाएं की गुफ्तगू के बाद वो मतलब की बात पर आ गई। बोली, बेटा एक जरूरी बात है। मैंने कहा, जी मुझे भी कोई ऐसा ही शक हो रहा है, बहरहाल हुक्म करें। मैं ज़हनी तौर पर किसी अनजान लड़की के रिश्ते को ठुकराने के लिए तैयार हो गया था। वो बोली, देखो बेटा, बुरा ना मनाना, मगर सच तो ये है कि मोहल्ले में दबी जबान में गुलनाज बहन की यहाँ मौजूदगी पर बातें हो रही हैं। मैं हैरान रह गया, क्या मतलब? वो बोली, बेटा तुम तो जानते हो कि हमारे माशरे की क्या ज़हनियत है। गुलनाज बहन छोटी लड़की नहीं है, न भाईजान पर जवानी टूट पड़ रही है, लेकिन बातें करने वालों की जबान कौन पकड़ सकता है। मेरा दिमाग भग से उड़ गया था।
कोई इतनी घटिया बात कैसे सोच सकता था। लेकिन फुप्पो जान भी तो झूठ नहीं कह सकती थी। मैंने कहा, फुप्पो जान, कोई कितनी ही बकवास क्यों ना करे, मैं पलवशा की माँ को कहीं जाने की इजाजत नहीं दूंगा, बल्कि मैं उन्हें अपनी सगी माँ की तरह ही समझता हूँ। फुप्पो जान झिझकते हुए बोली, जब सगी माँ समझते हो तो फिर सच में बना क्यों नहीं लेते। मैं हकलाकर खामोश हो गया, मगर फुप्पो जान। वो बोली, बेटा, मैं मौलवी साहब से बात कर चुकी हूँ, कोई शरई कबाहत नहीं है। गुलनाज बहन को भी मैं राजी कर चुकी हूँ, सिर्फ आपकी मर्जी जाननी है। मैंने कहा, और अब्बू जान? वो बोली, उन्होंने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उन्हें कोई एतराज है। मैं हंसा, मतलब तमाम काम मुकम्मल है, सिर्फ मेरा इंतजार था। बोली, बेटा, इस तरह गुलनाज बहन के दिल में यहाँ रहने के बारे में जो झिझक है वो भी खत्म हो जाएगी। एतराज करने वालों को भी अपनी बकवास का खातिर खा जवाब मिल जाएगा। मैंने कहा, फुप्पो जान, आपने निहायत खुशी की खबर सुनाई है। कल मोहल्ले के चंद बुजुर्गों की मौजूदगी में ये बाबरकत काम कर लेते हैं। फुप्पो जान मेरा माथा चूम कर रुखसत हो गई। सुबह नमाज के लिए जाते हुए मैंने अब्बू जान को शरारती लहजे में कहा, वैसे आपने उन्हें मेरा अम्मा जी कहने का बहुत उल्टा मतलब लिया है। बहरहाल कोई बात नहीं, वो बाप थे, कहाँ हार मानने वाले थे। तुर्की बतुर्की बोले तो क्या करूं, घर में एक दुल्हन की मौजूदगी तो जरूरी है ना। तुमसे तो कुछ हो नहीं सकता, अब मैं भी नामर्द बन जाऊं। मैं कहकहा लगाकर हंस पड़ा। वैसे बहुत बहुत शुक्रिया अब्बू जान। अम्मी जान की कमी बहुत सख्ती से महसूस हो रही थी। वो तंजिया लहजे में बोले, सही कहा, लेकिन इससे ज्यादा कमी बहू की महसूस हो रही है। मैंने मस्जिद में दाखिल होने का बहाना करते हुए उनकी बात को नजरअंदाज किया कि मस्जिद में दुनिया की बातें करना सख्त गुनाह है। वो बोले, जब निकाह की सुन्नत मस्जिद में अदा हो सकती है तो शादी की बात में कोई मजायका नहीं। इस मर्तबा उनकी बात का जवाब दिए बगैर मैंने सुन्नतों की नीयत बांध ली कि जान छुड़ाने का इससे आसान तरीका नजर नहीं आ रहा था। उसी दिन इशा की नमाज के बाद मौलवी साहब और मोहल्ले के चंद मौज़िज़ीन की मौजूदगी में ये बाबरकत काम सर अंजाम पा गया था। पलवशा की माँ को मैं पहले भी माँ कहता था कि सास भी माँ का ही दर्जा रखती है, लेकिन अब तो वो सच में मेरी माँ बन गई थी। छुट्टी के बकिया दिनों में मुझे अब्बू जान और अम्मी जान के चेहरों पर छाई आसूदगी, इत्मीनान और खुशी देखकर दिली सुकून मिला। पलवशा की माँ और भाई को मैंने सिर्फ माँ और भाई नहीं समझा, बल्कि बना भी लिया। पलवशा की माँ पहले भी मेरी जरूरियात का बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन उसके बाद तो उनका रवैया सचमुच माँ के जैसा हो गया। न जाने मेरी पलवशा जिंदा होती तो इस शादी पर कितना खुशी का इजहार करती। यकीनन वो हल्ला गुल्ला किए बगैर न रहती। सरदार और मेरी छुट्टी इकट्ठी ही खत्म हुई थी। वापसी पर उसकी हालत बिल्कुल वैसी ही थी जो कभी मेरी हुआ करती थी। हर वक्त लीजोना यानी मरियम की बातें, हेडफोन उसके कानों से कम ही उतरा करता था। मरियम के साथ मुसलसल अंग्रेजी बोलकर उसकी अंग्रेजी पहले से बहुत बेहतर हो गई थी। मरियम भी पश्तो सीखने की कोशिश कर रही थी। दोनों इस शादी से खुश और मुतमईन थे। एक दिन अनजान नंबर से कॉल वसूल करके मुझे गुलगारे की आवाज सुनने को मिली। पहचानते हुए ही मैंने शिकवा किया, शुक्र है तुम्हें याद तो हूँ। वो दुखी आवाज में बोली, आप भूले कब थे। वो बोली, शादी के दूसरे दिन ही मुझे पलवशा बहन के मरने की खबर पहुंची। आपके दोस्त कमांडर अब्दुल हक छुट्टी से वापसी पर अब्बू जान को पलवशा बहन के मरने की दिलफगार खबर बताकर आगे चला गया था। मैं घर आई तो छोटी बहन की जबानी पता चला। उसके बाद हिम्मत न हुई कि खान कले जाकर आपसे बात कर सकूं। अलबत्ता अब हमारे गांव में भी मोबाइल फोन के सिग्नल आ गए हैं तो हिम्मत कर डाली। मैंने पूछा, शौहर कैसा है? वो बोली, बहुत अच्छा, इतना कि शादी करने पर कोई पछतावा नहीं हो रहा। मैंने पूछा, मेरी गुड़िया बहन कैसी है? गुल ने हंसते हुए कहा, ये लें खुद ही बात कर लें। अगले ही लम्हे मैं छोटी बहन की पुरजोश आवाज सुन रहा था। उसके बाद समर खान और चचा शमरेज से भी गपशप हुई। आखिर में गुल ने चंद बातें कहकर मुझे तसल्ली दी और मिलने की दरखास्त की। उसे इत्मीनान दिलाकर मैंने अलविदाई कलिमात कहे और राब्ता मुनक़ता कर दिया। जेनी भी हर दूसरे दिन कॉल करती थी। सरदार और मरियम की शादी का सुनकर वो मुझसे काफी खफा हुई थी, लेकिन राब्ता करना न छोड़ा। मैं ज्यादा वक्त तरबियती मशकों में गुजारता रहता। भाग दौड़, जिम्नेजियम, फायरिंग वगैरह के शुगल में दिन आसानी से गुजर जाता। मेरी निशानेबाजी पहले से भी निखर गई थी। वजीरिस्तान जाते वक्त SS मेरा और सरदार दोनों का कोड नाम था, लेकिन अब यूनिट में मुझे ज्यादातर लोग SS ही कहकर बुलाते थे। ताल्लुक रखने वाले अफराद मुझे मुख्तलिफ नामों से पुकारते, लेकिन राजू सिर्फ पलवशे कहती थी। जिंदगी में ठहराव सा आ गया था, और फिर इस ठहराव में कंकर कमांडिंग ऑफिसर के अर्दली ने फेंका। उस वक्त मैं कैंटीन में बैठा सरदार को छेड़ रहा था जब वो मुझे बुलाने वहीं आ गया। जीशान भाई, कमांडिंग ऑफिसर याद कर रहे हैं। मैंने इस बात में सर हिला दिया, आ रहा हूँ। सरदार ने सवालिया नजरों से मुझे देखा। मैं लाइल्मी के अंदाज में कंधे उचकाते हुए खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद मैं कमांडिंग ऑफिसर इरफान मलिक साहब के सामने खड़ा था। बैठो। मेरे सैल्यूट का जवाब सर के इशारे से देते हुए उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया और जल्दी जल्दी सामने खुली फाइल पर दस्तखत करते हुए काम निपटाने लगे। फाइल में मौजूद आखिरी कागज पर दस्तखत सब्त करके उन्होंने फाइल मेज पर रखी, काम खत्म होने की मखसूस ट्रे में फेंकी और मेरी जानिब मुतवज्जे होकर मुस्कुराए। बोले, जवान, मेरा ख्याल है कि तुमने काफी आराम कर लिया है, अब अगर काम की बात हो जाए। मैंने मौदबाना लहजे में कहा, सर यकीनन ये आपका एहसान होगा। वो बोले, शाबाश।
वो दीवार पर टंगी घड़ी पर निगाह दौड़ाते हुए बोले, तैयारी करो, तुम्हारे पास ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे हैं। 4 बजे की फ्लाइट से तुम रेंज मास्टर अपने साथ लेकर गिलगित जा रहे हो। बाकी की तफसील तुम्हें वहीं मालूम हो जाएगी। गिलगित एयरपोर्ट पर हमें लेने के लिए एक यूनिट की 2 गाड़ियां आई हुई थी, एक फौजी जीप और दूसरी सिंगल केबिन। गिलगित में रुके बगैर हमने आगे जाना था। हमें खुशामदीद कहने के लिए आने वालों को हमारे काम के बारे में कुछ मालूम नहीं था, इसलिए हमने उनसे सर कपाने की जरूरत महसूस नहीं की थी। मेरे साथ दूसरा स्नाइपर इलियास था। वो जेहलम से ताल्लुक रखने वाला एक नौजवान स्नाइपर था और पहली बार किसी मिशन पर यूनिट से बाहर आया था। वो खासा पुरजोश था। रात की गर्मी यहाँ नजर नहीं आ रही थी। गिलगित से हमने जगलोट का रुख किया और वहां से अस्तोर रवाना हुए। 9 बजे के करीब हम अस्तोर पहुंच गए थे। रात वहीं आर्मी के मेहमान खाने में गुजारी और अगले दिन 8 बजे अस्तोर से रवाना हो गए। अस्तोर में अच्छी खासी सर्दी महसूस हो रही थी और मैं जानता था कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते सर्दी में इजाफा होता जाना था। सरदार के मशवरे पर मैंने गर्म कपड़े अपने पास रख लिए थे। इलियास भी कोट वगैरह साथ लेना नहीं भूला था। एयरपोर्ट से ही मैंने अब्बू जान को कॉल करके बताया था कि चंद दिनों के लिए ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ शायद बात ना हो सके। अम्मी जान से भी बात करके मैं दुआएं लेने में सुस्ती नहीं दिखाई थी। इस बार यूनिट से निकलते वक्त राव तसव्वुर साहब ने मुझे खुसूसी तौर पर चंद हिदायत की थी। अस्तोर से चिलम और वहां से बर्जल टॉप की बुलंदी का सफर तय करते हुए हमें दोपहर हो गई थी। बर्जल टॉप के बाद मुसलसल उतराई का सफर शुरू हो गया था। इस इलाके में मैं पहली बार आया था, इसलिए दिलचस्पी से दाएं बाएं का जायजा ले रहा था। यूं भी दाएं बाएं के मनाजिर देखने से ताल्लुक रखते थे। पहाड़ों से मेरा ताल्लुक बहुत पुराना है, लेकिन यहाँ के पहाड़ कुछ ज्यादा ही बुलंद थे। न जाने क्यों इन बुलंद पहाड़ों को देखकर पलवशे की यादें ज्यादा ही हमलावर हो गई थी। यकीनन हम दोनों ने जितना वक्त इकट्ठे गुजारा था वो पहाड़ी इलाके में ही गुजारा था। इसी वजह से पहाड़ों को देखते ही वो धम से आंखों के सामने आ कूदती। दम्बा बाव का तवील मैदान तय करके हम शाम ढले मतलूबा यूनिट के बटालियन हेडक्वार्टर में पहुंच गए थे। सुना यही है कि दम्बा बाव बुलंदी पर मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा मैदान है। रात का खाना खाते ही हमारा बुलावा आ गया था। यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर ने हम दोनों को अपने कमरे ही में बुलवा लिया था। अर्दिली को चाय का बताकर उसने हमें बैठने का इशारा किया। शुक्रिया कहकर हमने निशिस्त संभाल ली। उसने तस्दीकी लहजे में पूछा, तो जीशान हैदर आप हैं? मैंने अपने साथी की तरफ इशारा किया, जी सर, और ये इलियास हैं। वो बोले, मलिक साहब की मेहरबानी कि उसने बहुत जल्द ही आपको यहाँ भेज दिया। क्या काम का बताया है? मैंने नफी में सर हिलाया, नहीं सर। वो बोले, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है जवान, खासकर जो तुम्हारी तारीफ सुनी है तो यकीनन तुम्हारे लिए ये बाएं हाथ का खेल होगा। लाजिमन मेरे बारे में उन्हें मलिक इरफान साहब ने ही ऐसा कुछ बताया था कि वो बार बार तारीफी नजरों से मुझे घूरने लगे। मैं इनकिसारी से बोला, काम के बारे में सुनकर ही कुछ अंदाजा लगा पाएंगे सर। वो तफसील बतलाते हुए बोले, सर्दियां शुरू होने वाली हैं, जहाँ पर जुलाई, अगस्त और सितंबर के पहले हफ्ते तक हम अपनी दूर दराज पोस्टों पर साल भर का राशन जखीरा करवा देते हैं। ये काम वैसे तो हम सिविल मजदूरों से लेते हैं जो खच्चरों के जरिए तमाम पोस्टों पर राशन पहुंचाते हैं, लेकिन 2 पोस्टें ऐसी हैं जहां सिविल लोग राशन पहुंचाने से घबराते हैं। इसकी वजह यह है कि एक तो दोनों पोस्टें काफी बुलंदी पर वाक़ हैं, यानी 19,000 फुट की बुलंदी काफी मानी रखती हैं, और दूसरा ये वो पोस्टें हैं जो कारगिल जंग में हमने इंडिया से छीनी थी और मुआहदे के मुताबिक बाकी इलाका तो वापस कर दिया था, लेकिन इन दोनों पोस्टों को मुआहदे में शामिल नहीं किया था। ये दोनों पोस्टें चूंकि हमसे ज्यादा इंडिया की पोस्टों के करीब हैं, इसलिए वो आए दिन इन पोस्टों को निशाने पर रखते हैं। आम दिनों में तो हमें फायरिंग के तबादले में कोई खास मसला नहीं होता, अलबत्ता राशन की तरसील के दिनों में हमें मुश्किलात बढ़ जाती हैं। इन दोनों पोस्टों पर फौजी जवानों ही को राशन चढ़ाना पड़ता है, और एक जवान जब कंधों पर आटे या चीनी की बोरी उठाकर मुश्किल चढ़ाई तय कर रहा हो तब वो फायर का जवाब नहीं दे सकता, बल्कि उसके लिए तो अपनी जान बचाना भी काफी दुश्वार हो जाता है। इन दोनों पोस्टों में फहीम पोस्ट पर हम राशन स्टोर कर चुके हैं, अलबत्ता खुर्रम पोस्ट पर आधे से भी कम राशन पहुंचा पाए हैं। ये तफसील बताते हुए कमांडिंग ऑफिसर शहजाद अकबर उठकर दीवार के साथ टंगे हुए नक्शे के पास पहुंचे। ये फहीम ओपी है और ये खुर्रम ओपी। उन्होंने 2 बुलंदियों की निशानदही की, और ये इंडिया की वो 2 पोस्टें हैं जहां से मुसलसल फायर आता है। पहले वो यहाँ आर्टिलरी का फायर करवाते थे, और सच कहूं तो आर्टिलरी के फायर से फिर भी बचत हो जाती थी। आजकल उन्होंने अपनी इन दोनों पोस्टों पर स्नाइपर बिठा रखे हैं, और जो हमारे जवानों के लिए मसाइल खड़े किए रखते हैं। इस मर्तबा हम खुर्रम ओपी पर चौथाई से भी कम राशन जखीरा कर पाए हैं, और हमारे पास बस 10-15 दिन ही बचे हैं। उसके बाद बर्फबारी ने शुरू हो जाना है, और तब राशन की तरसील नामुमकिन हो जाएगी। मैं भी नशिस्त छोड़कर उनके करीब पहुंचा और नक्शे पर निगाह दौड़ाते हुए पूछा, इस ज़मीन में हम दोनों क्या कर सकते हैं? वो बोले, परसों आपके कमांडिंग ऑफिसर सर इरफान से बात हुई है। वो मेरे कोर्समेट हैं। हम दोनों इकट्ठे ही पीएमए से पास आउट हुए थे। दौरान गपशप मैंने उन्हें अपना मसला बताया। तब उन्होंने कहा कि वो अपना एक बेहतरीन
इंडियन स्नाइपर मेरे पास भेज रहे हैं जो किसी भी आदमी को 1900 मीटर से भी ज्यादा फासले से निशाना बना सकता है। मैंने कहा, गोया आप हमें इंडियन स्नाइपर्स के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। उन्हें कहकर मैं उन दोनों पोस्टों का इंडिया की पोस्टों से फासला नापने लगा। शहजाद अकबर साहब बता रहे थे, इंडिया की एक पोस्ट फॉरवर्ड 1 और दूसरी को 777 कहते हैं। उसकी बुलंदी 17,777 फुट है और 1777 को मुख्तसर करके 777 कहते थे। आप दोनों में से एक को खुर्रम ओपी और दूसरे को फहीम ओपी पर जाकर दुश्मन के स्नाइपर को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। मैंने कहा, मेरा ख्याल है ये काम हम फहीम ओपी पर जाकर बेहतर तरीके से अंजाम दे सकेंगे। यूं भी हम स्नाइपर्स जोड़ी में काम करते हैं और मेरा साथी पहली मर्तबा मैदान में आया है, इसे मैं अकेला नहीं भेज सकता। कर्नल साहब मोतरिज हुए, मगर फहीम ओपी से 777 का फासला 2000 से ज्यादा बनता है। मैं इत्मीनान से बोला, सर ये मेरा दर्द सर है, आप हमें कल का दिन दें और परसों इंशाल्लाह आप अपनी राशन जखीरा करने वाली पार्टी चलाना शुरू कर दें। उन्होंने पूछा, और कल? मैंने कहा, कल चंद जवान खाली झोले लेकर ऊपर चढ़ाई चढ़ेंगे ताकि फायर शुरू होने के बाद खुद को आड़ में रखकर महफूज कर सकें। ये जवान बस दुश्मन के स्नाइपर्स के लिए बतौर चारा पेश किए जाएंगे। वो बोले, तुम दोनों किस वक्त निकलोगे? मैंने पूछा, यहाँ से फहीम ओपी का फासला कितना है? वो बोले, फासला तो काफी है मगर उसकी बुनियाद तक आपको गाड़ी छोड़ आएगी और उससे आगे भी 3-4 घंटे लग जाते हैं। मैंने कहा, तो हम अभी निकलेंगे। उन्होंने हैरानी जाहिर की, क्या? मेरा ख्याल है आज रात आप आराम कर लें। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सर आराम जरूर करते मगर हमारे पास वक्त नहीं है। जितना जल्दी अपने काम पर लगेंगे उतना ही बेहतर है। यूं भी मजदूर पेशा लोग काम मिलने के बाद आराम की बजाय काम खत्म करने में दिलचस्पी रखते हैं। वो बोले, ये सुनकर अच्छा लगा। उन्होंने तारीफी अंदाज में गर्दन हिलाई। चाय पीकर हम शहजाद साहब के कमरे से निकल आए थे। उन्होंने बटालियन के सूबेदार मेजर साहब को बुलाकर हमारे आगे जाने के अहकामात दे दिए थे। 1 घंटे बाद हम अपने सामान के साथ जीप में बैठ चुके थे। गो हमारे लिए आराम करना मुनासिब था, लेकिन मैं चाहता था कि इलियास की थोड़ी तरबियत हो जाए। एक स्नाइपर को सख्त जान और पुरमुशक्कत जिंदगी का आदी होना चाहिए। तवील पहाड़ी सफर के बाद इंसानी जिस्म आराम का तलबगार होता है। मुसलसल जागने से इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है और सही काम करने के काबिल नहीं रहता। लेकिन स्नाइपर्स की तरबियत में उन्हें मुसलसल बेआराम रखकर उनके चिड़चिड़ेपन को दूर करना होता है। एक ज़ेरे तरबियत स्नाइपर को घंटों नहीं बल्कि दिनों के हिसाब से जगाकर मकसद पूरा करने के काबिल बनाया जाता है। नींद के बारे में कहावत मशहूर है कि नींद सूली पर भी आ जाती है, लेकिन उसके साथ ये भी हकीकत है कि स्नाइपर को जब तक वो खुद ही न सोना चाहे अपनी मचान पर नींद नहीं आना चाहिए। हमारा ये मिशन काफी आसान था और मैं नहीं चाहता था कि इस आसान मिशन की छाप इलियास पर ऐसी पड़े कि वो हर मिशन को यूं ही आसान और आरामदेह समझता रहे। गो वक्त आने पर उसे मालूम हो जाता, मगर उस वक्त शायद वो ज़हनी तौर पर तैयार न होता और ऐसा होने की सूरत में यकीनन अपना नुकसान कर बैठता, जबकि अपने शागिर्द को मैं यूं ही नुकसान उठाने के लिए नहीं छोड़ सकता था। अपने पहले मिशन में मैंने अपने मोहतरम उस्ताद सादिक को शहीद होते देखा था। उसने अपनी जान देकर मेरी जान बचाई थी और उसी मिशन का असर था कि बाद में मुझे हर किस्म के हालात को बर्दाश्त करना आ गया था। गो हालिया मिशन में जान जाने जैसा तो कोई मामला नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मैं इलियास को बेआराम तो रख सकता था ताकि उसे भी मालूम हो कि अमली जिंदगी तरबियत से मुश्किल होती है। हम 2 घंटों के ड्राइविंग के बाद फहीम ओपी के बेस में पहुंच गए थे। उसका बेस भी सतह समंदर से 14,000 फुट बुलंद था, जबकि उसकी बुलंदी 19,000 फुट थी। गोया 5,000 फुट की बुलंदी हमने पैदल तय करना थी। रात का 1 बज रहा था जब हमने फहीम ओपी के बेस से अपना सफर शुरू किया। सर्दी ठीक ठाक तरीके से हाल पूछ रही थी। तेज हवा गोया उठा कर फेंक रही थी। हमारे साथ आने वाले जवानों ने इलियास से रेंज मास्टर का झोला लेने की कोशिश की, मगर मैंने उन्हें ये वजन उठाना हमारी जिम्मेदारी है दोस्त कहकर मना कर दिया। बुलंदी पर पहुंचते ही हमें 3 घंटे लग गए थे। मैंने चंद मिनट से ज्यादा इलियास को सस्ताने नहीं दिया था और फौरन उसे साथ लेकर दुश्मन की पोस्टों का जायजा लेने बाहर निकल आया। अगला 1 घंटा मैंने उसके हमरा ऐसी मुनासिब जगह ढूंढने में गुजारा जहां हम रेंज मास्टर को लगाकर फायर कर सकते। मुझे यकीन था कि हिंदू बनिए ने इतने सवेरे नहीं उठना था, इसलिए मैं ज्यादा देर इलियास के साथ बाहर न रहा और रिहायशी बंकर में घुस गया। इसमें कोई शक नहीं कि मसनूई तौर पर खुद को कितनी ही मुसीबत और जोखम में मुब्तला रखो, वो हकीकत से मेल नहीं खाती। अब इलियास की खुशकिस्मती थी या बदकिस्मती, लेकिन उसे पहला मिशन निहायत ही आसान मिल गया था। रिहायशी बंकर में लकड़ी के तख्ते जमीन से थोड़ा बुलंदी पर लगाकर सोने की जगह बनाई गई थी। हम दोनों करीब करीब पड़े बिस्तरों में घुस गए। मैंने कहा, एक खास बात बताऊं इलियास? मेरी तरफ करवट तब्दील करते हुए वो बोला, जी उस्ताद जी। मैंने कहा, जानते हो जब मैं अपने पहले मिशन में गया था उस वक्त उस्ताद सादिक मेरे हमरा थे। जाते हुए रास्ते में ही उनका पांव जख्मी हो गया था। मिशन की तकमील के बाद हम दोनों एक दरख्त पर छुपे बैठे थे। तभी उस्ताद सादिक ने मुझे अपने पहले मिशन की कहानी सुनाई, जिसमें उनके उस्ताद हाशिम ने अपनी जान पर खेलकर अपने शागिर्द को जान बचाने का मौका दिया था। ये कहानी सुनाने के अगले दिन उस्ताद सादिक ने मुझे पानी लाने के बहाने भेजा और जब मैं छुपकर दुश्मन के घेरे से निकल गया तब उन्होंने दुश्मन पर फायर खोल दिया। मैं चाहकर भी उनकी मदद से कासिर था।
क्योंकि उन्होंने स्नाइपर राइफल की तमाम गोलियां मेरे झोले से निकाल ली थी। वापसी पर जब उस्ताद राव तसव्वुर साहब को मैंने ये वाकया सुनाया, तब उन्होंने बड़ी अजीब बात बताई कि उस्ताद सादिक के उस्ताद हाशिम को भी उनके उस्ताद ने अपने पहले ही मिशन में इसी तरह दुश्मन के नरगे में आने से बचाया था। उसने हैरानी से पूछा, इस बात का क्या मतलब हुआ उस्ताद जी? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, इस बात का मतलब यह है कि रिवायत के मुताबिक मेरा इस मिशन में शहीद हो जाना लाजमी है, क्योंकि ये सिलसिला काफी दूर से चला रहा है। लेकिन इस मिशन की सूरत हाल देखते हुए तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा पेश आएगा। वो घबरा के बोला, अल्लाह पाक न करे ऐसा हो सर। मैंने कहा, क्यों यार, शहादत की मौत तो आला तरीन मौत है। इलियास ने पूछा, क्या हर स्नाइपर के साथ यही होता है कि जब वो अपने पहले मिशन पर जाता है तो उसका उस्ताद उसके लिए जान कुर्बान कर देता है? मैंने नफी में सर हिलाया, ऐसा मैंने कब कहा। उसके लहजे में हैरानी थी। तो आपकी बात का मतलब क्या हुआ? मैंने कहा, यार मेरी बात का मतलब था कि खास स्नाइपर्स के साथ ऐसा हो रहा है। एक मखसूस जंजीर है, यानी मेरे उस्ताद सादिक, उनके उस्ताद हाशिम, उनके उस्ताद गुल खान, उनके उस्ताद बशीर, और अब तुम्हें मेरे हमरा भेज दिया गया है। दौरान तरबियत भी तुम मेरे खुसूसी शागिर्द रहे हो, और जानते हो उस्ताद तसव्वुर ने आते वक्त मेरे कान में यही कहा था कि वो मेरे लिए खुसूसी दुआ करेंगे। वो एतमाद से बोला, इंशाअल्लाह इस बार ये जंजीर टूट जाएगी, और यूं भी आपकी जान मुझसे बहुत कीमती है। आप हमारा सरमाया हैं उस्ताद जी। मैंने कहा, अच्छा थोड़ा आराम कर लो। उसे आराम का मशवरा देते हुए मैंने आंखें बंद कर ली। यूं भी मुझे मौत का खौफ पहले भी नहीं था, अब तो मरना एक मजाक ही लगता था। पलवशा की जुदाई बहुत अजियतनाक और तकलीफ दे थी। एकदम जब उसकी सोचें दिमाग पर हमलावर होती, हर तरफ अंधेरा और जुल्मत ही नजर आती। मैंने कोशिश की कि इन सोचों को झटक कर कुछ देर आराम कर लूं, क्योंकि हमने 3-4 घंटों से ज्यादा आराम नहीं। और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती